गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 आईपी के पूरे चैप्टर्स के बारे में। आईपी का पूरा एक हमारे पास यहाँ पे एक कोर्स रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज हम उसके पहले चैप्टर के साथ में। तो पहले चैप्टर का नाम जो है वो क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जैसे नाम से पता लग रहा है तो सबसे पहले अपने पास एक बात निकल कर आती है कि व्हाट इज कंप्यूटर। ये कंप्यूटर है क्या जिसके हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम आज से 11 से अगर कुछ साल पहले चले क्लास 6 और 5th के अंदर, तो वहां पर एक कंप्यूटर की एक डेफिनेशन हुआ करती थी कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक द डेटा एज एन इनपुट and process this data as processing, and after the processing it gives the result as a output. हमारे पास क्या है कि एक ऐसी मशीन है जो डेटा को एज ए इनपुट वो एक्सेप्ट करती है, उसके बाद उस डेटा के ऊपर वो प्रोसेस करती है और आफ्टर द प्रोसेसिंग इट गिव्स द आउटपुट दैट इज नोन एज आईपीओ साइकिल। इसे हम आईपीओ साइकिल भी कहते हैं। आईपीओ यानी आई इनपुट प्रोसेस एंड देन आउटपुट। इनपुट किसे कहते हैं? तो इनपुट का मतलब होता है कि डेटा को या किसी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर रखना, कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराना हम इनपुट कहलाता है। ठीक है, ये इन प्लस पुट, इन यानी इन अंदर, कंप्यूटर के अंदर, पुट यानी रखना, इनपुट। और ऐसे डिवाइसेस जिनका हम यूज करते हैं डेटा को कंप्यूटर के अंदर रखने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, वो सारे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। एग्जांपल उनके एग्जांपल हो जाएंगे माउस, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड, इट इज अ मेन एंड इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। देन आफ्टर स्कैनर, it converts the hard copy as a soft copy. And then last, microphone converts the voice signals, or we can say that ये सूचना तरंगों, मतलब हमारी ऑडियो सिग्नल्स को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। Then after comes to the process part, and in computer this part is done by the CPU. ये किसके थ्रू होता है? CPU में। और इस पार्ट को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बिकॉज ऑफ, जैसे हमारा ह्यूमन का ब्रेन होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हम इसमें स्टोर किसी भी हमारी जो चीज होती है उसको याददाश्त करके मेमोराइज करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन हमसे पूछा गया तो हम इजीली उसको मेमोराइज करके उसका आउटपुट दे सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं। तो ये सारी जो हम हमारे तार्किक और ये लॉजिकल जो प्रोसेस करते हैं हम हमारे ब्रेन में करते हैं। सेम उसी टाइप से कंप्यूटर के अंदर भी सारी जो लॉजिकल प्रोसेस होती है, अरिथमेटिकल लॉजिकल प्रोसेस, ये कहां परफॉर्म होती है? सीपीयू के अंदर। ठीक है, सीपीयू के अंदर हम सीपीयू को बेसिकली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो इसका होता है वो होता है एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दूसरा पार्ट होता है इसका सीयू, कंट्रोल यूनिट। और एक होता है इसका एमयू, एक कहलाता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, एएलयू, सीयू एंड एमयू। ठीक, ये एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है जो सारी कैलकुलेशंस लॉजिकल रिलेटेड वो परफॉर्म करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट होता है जो सारे हार्डवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। एमयू इसकी मेमोरी यूनिट होती है जिसमें जाकर हम डेटा को स्टोर कराते हैं, हार्ड डिस्क से, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, सीडी मेमोरी, वो सारी हमारी इसके अंदर है। ठीक है, जिसके बारे में हम इसके बाद में भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद प्रोसेस के बाद जो हमको आउटपुट मिलता है वो किसमें मिलता है? आउटपुट। तो आउटपुट यानी कि आउटपुट यानी रिजल्ट जो बाहर आ रहा है वो आउटपुट कहलाता है। और ऐसे डिवाइसेस जो जिसके थ्रू हमको आउटपुट मिल रहा हो वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से एग्जांपल्स हो गए इसके? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। ठीक है, ये सारे इसके डिवाइसेस हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास तो ये क्या है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये पूरा एक हमारा इसका पूरा एक क्रम रहेगा। तो चलिए हम इसी तरीके से चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं इनपुट की तरफ से। चलिए इसी श्रृंखला में आगे होते हैं इनपुट डिवाइसेस की ओर। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं?
तो जैसे इनपुट क्या होता था कि डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराना, कंप्यूटर के अंदर डेटा को लेकर जाना इनपुट कहलाता है, और जो डिवाइस इस डेटा को लेकर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले जो है वो है हमारा कीबोर्ड, जिसके अंदर एक बोर्ड होता है और उस पर कई सारे बटन लगे होते हैं जिनको हम कीज कहते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर माउस, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ये दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल माउस आता है जिसमें एक बॉल होती है अंदर, और इसके अलावा ऑप्टिकल माउसेस भी यूज होते हैं। ये माउस होता है। एक होता है इसमें स्कैनर, ये स्कैनर दो तरह के पाए जाते हैं, एक फ्लैट बेडेड स्कैनर होता है और एक होता है हैंडेड स्कैनर। हैंडेड इसको हाथ से काम में लेते हैं, और फ्लैट बेड जो नॉर्मली यूज होता है ये क्या करता है कि किसी भी पेपर को, किसी की पेज को ये एडिटेबल फॉर्मेट में यानी कंप्यूटर के अंदर भेजता है। दिखने में हमारे स्कैनर एक जेरोक्स, नॉर्मल जेरोक्स मशीन की तरह होता है। फर्क केवल इतना होता है कि जेरोक्स मशीन में हम जब किसी पेज को स्कैन करते हैं तो उसका प्रिंट आउट निकलता है, जबकि इसमें क्या, प्रिंट आउट निकलने की जगह उसका जो आउटपुट है वो सीधा कंप्यूटर के अंदर जाता है, ठीक है, ये स्कैनर। इसके अलावा हम जो है वो एक आता है इसमें माइक्रोफोन, जो कि ऑडियो सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इसके साथ साथ ही इसके अंदर और भी कई सारे आते हैं, जैसे OMR है, OBR है, MICR है, ठीक है, OCR है। All these are part of input devices। यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर OMR की अगर बात करें तो OMR जो जनरली किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में जब हम क्वेश्चन पेपर दे रहे होते हैं तो वहां पर जो शीट हमारे पास आती है वो सर्कल्स को भरने के लिए, तो वो OMR होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OBR, जब भी हम किसी मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो जब हम चेकआउट के लिए बाहर निकलते हैं सामानों को लेकर, तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक आदमी होता है, वो प्रोडक्ट्स को उठाकर और प्रोडक्ट के पीछे जो बार लगी रहती है उन बार को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है, तो वो डिवाइस OBR कहलाता है, ऑप्टिकल बार रीडर। MICR का यूज बैंकों के अंदर चेक्स या DDs के ऊपर जो नंबर लिखे जाते हैं उनको रीड करने के लिए किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और OCR एक तरह का टूल होता है जो किसी भी स्कैनर सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है, जिसका यूज होता है कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये इनपुट के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें आउटपुट की तरफ। आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस जो बेसिकली दो तरह का आउटपुट डिवाइस पाए जाते हैं, एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी जो आउटपुट डिवाइस है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन इम्पैक्ट, या हम इसको एक काम करते हैं, पहले इम्पैक्ट को लिख देते हैं, पहला इम्पैक्ट, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ये मॉनिटर के थ्रू जनरेट होते हैं, और मॉनिटर कितने तरह के होते हैं इसके अंदर। एक है CRT, जिसे कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, एक होता है इसके अंदर LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एक होता है इसके अंदर LED, लाइट एमिटेड डायोड, ठीक है। यहां पर हमारे पास इम्पैक्ट की बात करें तो हम इम्पैक्ट में ये जो वर्ड निकल के आया इम्पैक्ट, इसकी कहां से, इसका मतलब होता है इम्प्रेशन, यानी कि ऐसे प्रिंट
जो प्रिंटिंग किसी इम्प्रेशन के माध्यम से करे, यानी इम्प्रेशन के माध्यम से वहां पर अगर प्रिंटिंग होती है तो वो सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। आपको याद हो तो ये सारे प्रिंटर जहां इम्प्रेशन की होती है तो वहां पर उनकी मतलब रिबन का और शाही का हैमर का यूज किया जाता है, और वो जब हैमर किसी रिबन के ऊपर स्ट्राइक करता है तो उस हैमर के अंदर यानी जो पिन रहता है, पिन का अपोजिट साइड उसके वहां पर प्रिंट होता है। इसमें डीएमपी प्रिंटर आते थे जिसको डाटा मैट्रिक्स कहते हैं। एक डेजिबल प्रिंटर्स भी इसके अंदर यूज किए जाते थे। ड्रम प्रिंटर यूज होते थे इसके अंदर, ठीक है, वो सारे इसके अंदर होते हैं। और नॉन इम्पैक्ट में जो आते हैं वो तीन तरह के आते हैं। एक आता है इंकजेट नॉन इम्पैक्ट, जिसको नॉन इम्प्रेशन के थ्रू जहां पर इम्प्रेशन का यूज नहीं किया जाए, इंकजेट। दूसरा है इसका लेजर, और लास्टली है इसका थर्मल प्रिंटर। थर्मल, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर सामने तो यार घरों के अंदर यूज होने वाले इंकजेट प्रिंटर होते हैं। इसके अंदर एक छोटी कार्टेज होती है जिसके अंदर इंक भरी जाती है। ये इंक नोजल्स के थ्रू पेपर के ऊपर स्प्रे होती है और प्रिंटिंग पेपर के ऊपर जनरेट होती है। इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर में एक कार्टेज होती है, उस कार्टेज में पाउडर भरा रहता है। जब इसको प्रिंटर के अंदर डाला जाता है तो प्रिंटर में डालने के साथ ही एक लेजर बीम इस टोनर के ऊपर आकर गिरती है, इस पाउडर के ऊपर आकर गिरती है और उसको चार्ज करती है, जिसके कारण पेज पर प्रिंटिंग निकल कर आती है। थर्मल प्रिंटर, इस दिन वाले प्रिंटर्स के अंदर हीट के थ्रू पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करी जाती है। ये थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। इसके साथ ही हार्ड कॉपी में एक और यूज किया जाता है जिसका होता है प्लॉटर। प्लॉटर यह प्रिंटर का ही टाइप होता है। प्लॉटर का यूज बड़े आकार के पेजों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसका सामान्यतः प्रयोग करते हैं आर्किटेक्चर्स, जो बड़े डिजाइनर्स बनाते हैं, जो बड़ी शीट्स को उनको प्रिंट करना, तो वो प्लॉटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट यानी कि रिजल्ट को प्राप्त करना, और रिजल्ट को किस तरीके से प्राप्त करते हैं, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं कि इस तरह का आउटपुट डिवाइस जिसमें हम एडिटिंग कर सकें, जिसको हम मैनिपुलेट कर सके, चेंज कर सके, वो सारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ऐसा आउटपुट डिवाइस जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते, जो परमानेंट फॉर्म में हमारे पास दिखाई देते हैं, निकलते हैं, वो हार्ड कॉपी कहलाते हैं। हार्ड कॉपी दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट होता है, नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं। आपने किसी ऑफिस के अंदर देखे हो जो प्रिंटर लगे रहते हैं जहां पर आवाज आती रहती है। इससे जो प्रिंटर होते हैं ये आवाज भी करते हैं, क्योंकि इनमें हैमर जाकर सीधा इंक रिबन के ऊपर जाकर गिरता है, जिसका इंप्रेशन सामने पेज के ऊपर प्रिंट होता है। तो डीएमपी है, ड्रम है, डेजिबल है। ड्रम प्रिंटर पहले के टाइम पे यूज होता, हालांकि इम्पैक्ट प्रिंटर आजकल यूज में आना बंद हो गया। केवल इसमें अगर कुछ जगह पे चल रहा है वो तो वो डीएमपी प्रिंटर है। अदरवाइज ड्रम और डेजिबल, डेजिबल एक डेजी का एक फ्लावर का नाम होता है जो जंगल के अंदर पाया जाता है, फूल, ठीक है। ये ऐसा है, एक गोल इसका ऐसा होता है, ये लीव्स इसके चारों तरफ लगी रहती है, और इसके प्रिंटर में क्या होता है, ये इन लीव्स के ऊपर ही कैरेक्टर फॉर्म्स होते हैं। ये व्हील वहां पर घूमना चालू होता है, और जिसके कारण वहां पर कैरेक्टर्स का वहां पर लिखना पेपर पे चालू होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने नॉन इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें इंकजेट था। इंकजेट में कार्टेज होती है, कार्टेज के अंदर इंक भरी रहती है। उसके बाद लेजर, एंड देन आफ्टर थर्मल, इसके साथ ही क्लोजर। सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास तीन थी, कैथोड रे ट्यूब, जो आपने देखा पहले के टाइम पे जो वाई शेप के आकार होते थे, जो टीवी के टाइप में वाई शेप के जो आकार में होती थी, ऐसा होता था इनका आकार। ये सीआरटी है, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब, जहां पर कैथोड रेज का के थ्रू यहाँ पर डेटा का उसका प्रेजेंटेशन होता था यहाँ पे। इसके बाद है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहां से इन दोनों का जो टाइप है ये टीएफटी भी कहलाता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स इनको कहा जाता है दोनों को। एलसीडी पहला है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसके अंदर जो लिक्विड क्रिस्टल्स यानी थ्रेड्स के थ्रू पिक्चर्स का दिखाया जाता है, शो होती थी।
एलईडी लाइट एमिटेड डायोड, ठीक है, ये सबसे लाइट वेटेड होती है, और दूसरा इसके अंदर जो पिक्चर क्वालिटी होती है कंपेयर टू दो अदर्स वो ज्यादा सही होती है, ठीक है। तो ये हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम सीपीयू की तरफ। तब तक मैं इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? और सीपीयू के पार्ट क्या होते हैं? सीपीयू सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि केंद्र के अंदर होने वाली जो सारी प्रोसेस जहां पर होती है वो यूं कह सकते हैं। अगर हम इसको कहें तो एक्चुअल कंप्यूटर तो यही होता है। दिस इज ओनली रियल कंप्यूटर। बाकी सारे जो इनपुट डिवाइस हैं, जो आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जो भी हम सब इससे लगा रहे हैं, ऑल दे आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें इनसे लगती है। एक्चुअल जो कंप्यूटर होता है हमारा वो तो यही है, ठीक है। और यही एक पार्ट होता है जिसको भी हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि ये जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हम कुछ भी बोल पा रहे हैं या कुछ भी वर्क कर पा रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ द ब्रेन है। ब्रेन के अंदर ही हम हमारी कोई याददाश्त, मेमोराइज, जैसे कोई चीज को रिस्टोर करना, याद रखना, वो हम ब्रेन से ही कर पाते हैं। किसी सोचना, वो भी हम ब्रेन से ही कर पाते हैं। तो वो सारा चीज का हम यहाँ पर इसको यूज हो, ठीक है। तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। जिस तरीके से हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, उसी तरीके से हमारे सीपीयू के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सीपीयू के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दूसरा होता है हमारा सीयू, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है हमारे पास एमयू, मेमोरी यूनिट, ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के बारे में कि क्या होता है। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट यानी कि सीपीयू का वो पार्ट जो कि लॉजिकल और अर्थमेटिक संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, लॉजिकल के अंदर प्लस माइनस जो हमारे लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। वो सारी प्रोसेस जहां पे होती है वो सब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स कहलाते हैं। कंट्रोल यूनिट, इट इज सच अ पार्ट व्हिच कंट्रोल्स द कंप्लीट कंप्यूटर। कोई भी अगर पार्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या कोई सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करना है, या कंप्यूटर का कोई पार्ट है, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, कोई भी हो, वो पार्ट अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो हम वो फंक्शन कैसे करें या उसको ड्राइवर को अपडेट कैसे करें, वो सारा काम हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल के थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू हम वहाँ पर उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट। देन आफ्टर कम टू द मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है? तो देखो मेमोरी यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा पार्ट होती है जहां पर डेटा जाकर स्टोर होता है, वो मेमोरी यूनिट कहलाती है। इसके अंदर सबसे मेन पार्ट होता है एक रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मेमोरी का एक ऐसे ब्लॉक होते हैं जहां पर डेटा टेम्पररी रूप से स्टोर होता है। यह प्रोसेसिंग से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन रजिस्टर्स में तब तक के लिए स्टोर होती है जब तक कि सीपीयू प्रोसेसिंग में होता है, कोई भी एग्जीक्यूशन, कोई भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस में ले रहा होता है, ठीक है। ये रजिस्टर्स होते हैं। वैसे मेमोरी यूनिट के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये नेचर के अंदर वोलेटाइल मेमोरी होती है,
अर्थात इसमें डेटा कुछ ही समय के लिए स्टोर होता है। ये दो पार्ट में होती है, एक होता है रैम, एक होती है रोम। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। ओके, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब चालू करते हैं कंप्यूटर, तब चालू करने के साथ ही हमारा इंटरफेस जिस मेमोरी से होता है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। सबसे पहले हम इसी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिक मदरबोर्ड पे जाती है, एसएमपीएस से सीधा निकलकर वो वहां मदरबोर्ड पे आती है। मदरबोर्ड पे रखे हुए रोम को वो एक्टिवेट करती है। रोम जिसका नाम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिसको रीड मल्टी टाइम्स होती है पर राइट केवल सिंगल टाइम होगी। इसके अंदर बायोस या और कंप्यूटर को स्टार्ट से संबंधित इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी इसमें सेव्ड होते हैं। जब कंप्यूटर को बनाया जाता है, जब ये रोम बन रही होती है, जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही इसमें सारी कोडिंग कर दी जाती है। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, रैम को अवेक करता है और उसके साथ साथ ही हार्ड डिस्क को भी चालू करता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ड डिस्क से निकलकर डेटा, यानी सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, तो इस यहां से डेटा निकलकर कहां आना चालू होता है, रैम में आना चालू होता है। और हार्ड डिस्क से रैम में आने को, ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्ड डिस्क से रैम में आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बूटिंग कहलाती है। चलिए इसके बाद हम करते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी किसे कहते हैं? तो कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होती है, और यह मेमोरी सीपीयू और रैम के मध्य होती है। यानी कि सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए जिन डेटा की आवश्यकता होती है, तो सीपीयू क्या करता है, पहले सबसे पहले वो कैश मेमोरी के अंदर उसको वहां पर वो सर्च करता है। अगर इसको डेटा सीपीयू के अंदर नहीं मिलता तो तब ये रैम के अंदर जाता है और रैम से वो डेटा को वहां से पिक करता है। तो कैश क्या काम करती है, रैम से प्रोसेस किए जाने वाले डेटा को अपने अंदर स्टोर करती है, ताकि सीपीयू को अगर डेटा अगर चाहिए तो वो इससे ले सकता है। जिससे क्या होता है कि हमारा ये टाइम कि ये यहाँ पर रैम को अप्रोच करे, वो टाइम हमारा बच जाएगा और फास्ट एग्जीक्यूशन कैश की बदौलत हो जाएगा। इसलिए कैश का यूज कंप्यूटर के अंदर हम स्पीड को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो ये कैश मेमोरी इसका यूज करती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की तरफ जाने से पहले मैं कुछ यहां पर आपको मेमोरी यूनिट्स बता देते हैं। मेमोरी यूनिट्स किसे कहते हैं, क्या होती है? तो मेमोरी की जो सबसे यूनिट होती है जहां पर डेटा जाकर स्टोर होता है, उसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। कैसे होती है, देखिए 8 बिट इक्वल होता है 1 बाइट के। ठीक है, 1 बाइट को सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी माना जाता है। 4 बिट होते हैं 1 निबल, क्लियर? 1024 bytes equals to 1 KB, 1024 KB equals to 1 MB, 1024 MB equals to 1 GB, 1024 GB equals to 1 TB, 1024 TB equals to 1 PB, पेटाबाइट। ये पेटाबाइट है, ये टेराबाइट है, ये गीगाबाइट है, ये मेगाबाइट, ये किलोबाइट। 1024 PB equals to 1 exabyte,
1024 EB यानी exabyte equals to 1 zotabyte XB और 1024 XB equals to 1 yottabyte। ये पूरी मेमोरी सीक्वेंस का जो बाइट से लेकर और योटाबाइट के अंदर होती है कि क्या हो इसके अंदर किस तरह का मेमोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पर सेकेंडरी यूनिट की तरफ। सेकेंडरी यूनिट को पोर्टेबल मेमोरी भी कहते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है कि इसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को। और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि इसकी स्टोरेज पावर कंपेयर टू प्राइमरी ज्यादा होती है। कंपेयर टू प्राइमरी इसकी स्पीड कम होती है लेकिन स्टोरेज पावर ज्यादा होती है। यह है नेचर के अंदर नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि इसके अंदर रखा हुआ डेटा टेम्परेरी न होकर परमानेंट किया जा सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर के अंदर रहती है, जहां पर डेटा ट्रैक एंड सेक्टर्स के अंदर जाकर स्टोर होता है, ये हार्ड डिस्क में कहलाती है। इसके अलावा इसमें जो सेकेंड डिवाइस के अंदर आती है वो आती है मैग्नेटिक टैप, जिसे सीक्वेंशियल मेमोरी स्टोरेज भी कहा जाता है। इसको हम सीक्वेंशियल मेमोरी स्टोरेज भी कहा जाता है। जिस तरह के पहले हमारे ऑडियो टेप्स हुआ करती थी कि वहां पर गाने ये को जब हम सुनते थे तो एक सीक्वेंस के फॉर्म में सुना करते थे, सेम उसी तरीके से इसमें भी मेमोरी का एलोकेशन होता था। सपोज हमें अगर 4 दिन पहले का अगर डेटा अगर रिकवर करना है तो हमको उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। आज का डेटा पहले से होगा, अगर हम 5 दिन बाद का डेटा सेव करा है तो वो आज के बाद से होगा, इसे सीक्वेंशियल कहते थे। इसके बाद इसमें आई एक फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। ये 2 तरह की होती थी, एक 3.5 इंच की और एक कहलाती थी 5.25 इंच की। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क में आई CD, जिसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसके अंदर डेटा लगभग 700 MB का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता था। DVD, फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसके अंदर डेटा 4.5 GB स्टोर किया जा सकता था, ठीक है। ये आई। और इसके बाद जो डिस्क आई है वो अभी जो 5th नंबर पे वो है ब्लू-रे। ब्लू-रे की स्टोरेज कैपेसिटी इन दोनों से ज्यादा होती है, ठीक है। ये लगभग 35 GB 40 GB के बीच में डेटा स्टोर करती है। और देखिए इसकी साइज CD और DVD के दिखने में सेम ही होता है, तो लेकिन डेटा इसमें ज्यादा होता है। ये थी यहाँ का सेक्शन CPU के अंदर मेमोरी का, कि सेकेंडरी मेमोरी कितनी तरह की होती है और उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे टाइप्स हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे वाले सेक्शन सॉफ्टवेयर की तरफ। लेकिन सॉफ्टवेयर में बढ़ने से पहले एक बार इसको पूरा साफ कर ले, पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक पहला पार्ट होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स सजेस्ट को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर। और कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको कि हम छू नहीं सकते, वो कंप्यूटर के अंदर केवल उसको देखा जा सकता है, जैसे टास्क बार हुआ, विंडोज है, ऐप है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएगी? सॉफ्टवेयर कहलाएगी।
तो हम इन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हम सॉफ्टवेयर को जो कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो 3 पार्ट में कर सकते हैं। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर कहलाता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे नाम से पता लग रहा है, सिस्टम यानी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए अति आवश्यक है, जिनके बिना कंप्यूटर कार्य ही नहीं कर सकता, जिसके बिना कंप्यूटर चला ही नहीं जा सकता, वो सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इट मीन्स द सॉफ्टवेयर दैट आर यूजफुल, यू लिखते हैं इसको, सच सॉफ्टवेयर that are useful for, that are must कर लेते हैं इसका, for computer। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसके अंदर अपन यूज कर रहे थे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, जो कंप्यूटर को चालू करता है। ये 2 तरह के होते हैं कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है CUI, जिसे हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं, यानी कि जिसको कमांड लाइन कहा जाता था। और एक होता है GUI। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर, जो जहां पर हम पिक्चर्स के माध्यम से डेटा का अगर इंटरफेस करते हैं, पिक्चर से माध्यम से अगर इंटरप्रेट करते हैं, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, इंटरफेस। CUI के एग्जांपल्स में अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें, तो CUI के एग्जांपल्स में हम मान सकते हैं यूनिक्स, डोज। और अगर GUI के लिए अगर माने, तो GUI के लिए कई सारे, जैसे लिनक्स, विंडोज, मोबाइल के अंदर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, तो मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड, इसके अलावा उबंटू। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो है डॉस और ये विंडोज, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दीज आर पेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार एक क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 के अंदर आया था कि नेम एनी 4 फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये वाले वो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉइड, उबंटू। डोज और विंडोज, विंडोज का भी ऑपरेटिंग पैड फ्री नहीं होता, इट इज अ पेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पेड OS है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके अलावा इसमें एक और जो सेकंड नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है इसके अंदर कौन सा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। देखो, जब कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ था नियर अबाउट द 1940s 45 के अंदर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उस समय बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर पर वर्क किया जाता था। बाइनरी लैंग्वेज काफी मुश्किल होती थी रीड करना, उसको लिखना, उसको कन्वर्ट करना। हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से बाइनरी फॉर्म के अंदर मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसको बहुत मुश्किल होता था, तो लर्न करना उसको काफी। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने नियर अबाउट 50-60s के समय उन्होंने क्या करा था, इसको अलग से एक ट्रांसलेटर बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया। वो सॉफ्टवेयर क्या काम करता था कि हम एक कोडिंग लैंग्वेज में डेटा को हम लिखते थे। वो कोडिंग लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज से एक बार मैं पहले वापस इसको रिवाइज बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे अगर सपोज करो मेरे को कोई भी अल्फाबेट ए बी लिखना होता था, तो वो हमें बाइनरी के अंदर लिखना होता था। जैसे सपोज मान के चले कि बाइनरी के अंदर हम इसको यूं मान सकते हैं कि ये लिखा हुआ होगा, तो वो लगभग ऐसे इस तरीके से हमको कोई डेटा वो बाइनरी के अंदर टाइप करना पड़ता था। लेकिन ये काफी एक मुश्किल टास्क था, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, इसको आगे जाकर असेंबली लैंग्वेज एक बनाई,
इस असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेरिक सिंबल्स का यानी कि कई सारे सिंबल्स को इकट्ठा करके एक लैंग्वेज बना। अब हमको क्या करना पड़ता था, केवल वो सिंबल्स टाइप करने पड़ते थे और कंप्यूटर में रखा हुआ सॉफ्टवेयर उन सिग्नल्स को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता था बाइनरी के अंदर। तो एक तरह से हमारा बहुत मोस्ट समय का काफी काम बच गया कि भाई बाइनरी याद करने की जगह केवल हमको सिंबल्स की कोडिंग लैंग्वेज याद रखनी थी और वो कन्वर्ट हो जाता था। तो वो थी असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज को जो सॉफ्टवेयर बाइनरी में कन्वर्ट कर पाता था उस सॉफ्टवेयर का नाम था असेंबलर। और बाइनरी से वापस असेंबली में, ताकि वो यूजर के सामने शो हो तो वो असेंबली में शो होगा। यूजर असेंबली में टाइप करेगा, कंप्यूटर में बाइनरी में समझेगा। कंप्यूटर को समझने के बाद कंप्यूटर उसको रिजल्ट देगा, वो असेंबलर के थ्रू वापस असेंबली में कन्वर्ट करके यूजर को देगा। तो ये वहां पर काम असेंबलर करता। ठीक है, कन्वर्ट करने वाला कौन? असेंबलर। किसको करता था? असेंबली से बाइनरी में, बाइनरी से असेंबली। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने कुछ आगे जाकर सोचा कि यार हमको जब याद रखना ही पड़ रहा है और फिर भी हम वहां पर ट्रांसलेटर का भी यूज कर रहे हैं और उसके ट्रांसलेटर का यूज करने के बाद भी हमको उस कोड को याद रखना पड़ रहा है, तो फिर ट्रांसलेटर का मतलब क्या हुआ? क्यों ना हम इस तरह का ट्रांसलेटर रखें कि हम जो हमारे आम दिनचर्या में बोली जाने वाली भाषा है उसी के अंदर हम टाइप करें और कंप्यूटर अपना आप समझे उसको। तो हमारे जो आमतौर पे बोलने वाली भाषा है वो इंग्लिश, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में टाइप करेंगे और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझे। इसके लिए उन्होंने वहां पर दो तरह के सॉफ्टवेयर का यूज करा, एक का कंपाइलर और एक थे इंटरप्रेटर। ये दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे। ये दोनों का कार्य हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश से मशीन लैंग्वेज में, मशीन में बाइनरी लिख देता हूं उसको यहां पे, और वापस बाइनरी से हाई लेवल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करते थे। कौन करते थे? कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते थे। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता था? हाई लेवल इंग्लिश से बाइनरी में, बाइनरी से इंग्लिश में कन्वर्ट। दो सॉफ्टवेयर, काम एक। ठीक है, तो कैसे करते थे? देखिए, एक बार इसको मैं साफ कर देता हूं, वापस हम दोबारा इसको मैं वापस लिखूंगा। चलिए हम इसको वापस एक बार कंपाइलर का बताते हैं। असेंबली, बाइनरी, ठीक है, ये असेंबलर, कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हमारी इंग्लिश, कंपाइलर, बाइनरी और वापस हाई लेवल और बाइनरी। ये दोनों का काम क्या होता था? एक होता था इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी को वापस हाई लेवल में कन्वर्ट करना। दोनों ही एक काम करते थे। अब दोनों एक काम कर रहे हैं तो फिर दूर रखने का मतलब क्या? एक क्यों नहीं रखा हमने वहां पे? दोनों में एक स्लाइटली डिफरेंस था। कंपाइलर क्या काम करता था? इट कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम एट वंस। ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या काम करता था? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता। कैसे? देखो, कंपाइलर में अगर मैंने यहां पर कंपाइलर में 5 लाइनें लिख रखी है और जब मैं इसको कंपाइल कराऊंगा प्रोग्राम को, तो कंप्यूटर जब इसको कंपाइल करेगा
सपोज एक एरर यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो जब पूरे इसके कंपाइलेशन के बाद में, एग्जीक्यूशन के बाद में कंपाइलर क्या करेगा, इनका लाइन नंबर यहाँ लिखेगा और ये एरर यहाँ लिख देगा सभी की, कि भाई लाइन नंबर 1 में ये एरर है, लाइन नंबर 2 में ये एरर है, यानी कि हमको सारी एरर्स बता देगा और हमसे कहेगा ये रेक्टिफाई करो, तब जाकर हम इसका आउटपुट शो करेंगे। ये कंपाइलर 10 लाइनें लिखी, 10 को 10 एग्जैक्ट एग्जीक्यूट होगी, कंपाइल होगी। कंपाइल होने के बाद में उनका जो रिजल्ट, जो एरर होगा वो लाइन वाइज वो शो करेगा और उनको रेक्टिफिकेशन के लिए देगा। वेयर इज इन इंटरप्रेटर, व्हाट हैपन इन इंटरप्रेटर, अगर हमने वही लाइनें मैं यहां पर लिखता हूं और यहां पर एरर है, इधर एरर है और इधर एरर, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले इस लाइन को रीड करेगा, इस लाइन में कोई एरर नहीं है तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जैसे इसको देखेगा कि यहाँ एरर है तो वो बोल देगा कि लाइन नंबर 2 एरर, बस अब आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप इसको लाइन को अगर रेक्टिफाई नहीं कर लेते तब तक वो तीसरी लाइन पे नहीं आएगा। आप जब इस लाइन को रेक्टिफाई करेंगे तब इस दोबारा रन करने पे ये वाली लाइन पढ़ लेगा, ये वाली लाइन पढ़ लेगा, अब इस वाली लाइन पे क्योंकि एरर थी वापस इस पर लाइन पे आकर रुक जाएगा, फिर दोबारा एरर देगा, लाइन नंबर 3 ये वाली एरर। अब हम इसको एरर को ठीक करेंगे, फिर वापस इसको इंटरप्रेट करेंगे, वापस इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वापस ये लाइन रीड करेगा, इसमें एरर नहीं है, इसमें एरर नहीं है, इसमें एरर नहीं है, अब यहां पर एरर तो यहां पर आकर रुक जाएगा। इट मींस ये लाइन बाय लाइन चलेगा। ये काम होता है इंटरप्रेटर का, जबकि बाइनरी क्या होता है, सॉरी वो कंपाइलर, होल प्रोग्राम एट वंस। दोस्तों ये वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सप्लेन द ब्रीफली लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। कई तरीके से इसको पिछले कई सालों में कई बार पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं के अंदर इसका रहा है, बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आया 3 से 4 नंबर का, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये थे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर की। सिस्टम के बाद में जो एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है, हालांकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक और पार्ट होता है, एक और सॉफ्टवेयर जो दे रखा है आपकी बुक में, वो है डिवाइस ड्राइवर के नाम से। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, कंप्यूटर में हम कोई भी अगर हार्डवेयर को इंस्टॉल करते हैं, जब कोई भी हार्डवेयर लगाते हैं तो उस हार्डवेयर को फंक्शन में लाने के लिए हमें उस हार्डवेयर के ड्राइवर की यूज रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सॉफ्टवेयर जो उस ड्राइवर डिवाइस को चला पाता है वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। ठीक है, बाकी तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यही है। अब आगे बढ़ते हैं अपन एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एप्लीकेशन को, यानी कि जो पहले इसके मैं टाइप के थ्रू बता देता हूं। चलो एप्लीकेशन में जो आती है, जैसे कि हम वर्ड प्रोसेसर हम ले सकते हैं, ऐसे जो सॉफ्टवेयर जो कि जिन पर टाइपिंग से संबंधित हम काम कर सके, एप्लीकेशन लेटर वगैरह टाइप कर सके, जैसे कि एमएस वर्ड। ठीक है, उसके बाद हम वर्कशीट की बात कर सकते हैं, एमएस एक्सेल, ये भी इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद बात करें हम डीबीएमएस, ठीक है, वो भी इसमें एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। तो ये सारे से पार्ट जो कि एक किसी एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हो, किसी कार्य के लिए बनाए गए हो, तो जिसके ऊपर हम कोई वर्क कर सके, ये सारे हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स को किसके पार्ट होते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले नंबर पे, और जो आखिरी है हमारा पास बचा वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे नाम से पता लग रहा है, यूटिलिटी यानी पर्पस। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी न किसी पर्पस के लिए बनाए गए हो, किसी न किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाए गए हो, वो सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी के अंदर आते हैं। अब आप जो भी हो सॉफ्टवेयर जो किसी, जैसे कि एंटीवायरस, ठीक है, फिर
बैकअप सॉफ्टवेयर, एक और सॉफ्टवेयर इसके अंदर हम वहां पर जोड़ सकते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो किसी कार्य के लिए बनाए गए हो, जैसे एंटीवायरस है, बैकअप है, और कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। ये वाले सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, हमने यही आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर था, और अभी अब आपने इसमें देखा कि जो हमने पहले पढ़ा कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हमने उसकी परिभाषा पढ़ी, कैसे क्या काम करता है, इनपुट के बारे में पढ़ा, प्रोसेसिंग पढ़ी, आउटपुट पढ़ा, इनपुट के एग्जांपल्स लिए, और उसके बाद प्रोसेसिंग के अंदर आया, प्रोसेसिंग सीपीयू के बारे में। सीपीयू के अंदर हमने पढ़ा रजिस्टर्स, मेमोरी उसकी, और उसके बाद एंटीवायरस, बैकअप और सॉफ्टवेयर कंप्रेशन सॉफ्टवेयर रहे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।